हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन, जो आपका बीएड सेकेंड ईयर का इम्पोर्टेंट पेपर है, उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछा गया है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये हर साल पूछा जाता है 2 मार्क्स का, तो इसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये मैंने बुक में भी देखा है, मेरे को बुक में भी उतने अच्छे से नहीं मिल पाया है, तो मैंने ये कई जगह से कलेक्ट करके एक अच्छा टॉपिक बनाने का प्रयास किया है। आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो में मैं आपके साथ ग्रेडिंग सिस्टम भी डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम भी कहीं ना कहीं इसके जैसा ही है। बस दोनों में फ़र्क ये है कि जो आपका ग्रेडिंग सिस्टम है वो आपका सभी स्तरों पर यूज किया जा सकता है, चाहे फिर वो हाई स्कूल हो, इंटर हो या फिर स्नातक या प्रास्नातक हो। लेकिन जो आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, इसको जो है यूजी और पीजी में ही लागू किया गया है। और ये आपको जो NEP 2020 है, इसमें भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब जो परीक्षाएं हैं वो सेमेस्टर वाइज हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि जो ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता क्या है। तो इसको देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपके पास किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड, यानी कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें से आप अपने पसंद की चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं और उन्हीं का आप खा के वैल्यूएशन करेंगे और उन्हीं के बदले में आपको पे करना पड़ेगा। तो इसी को आप अपने करिकुलम से जोड़ सकते हैं कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट दिए जाते हैं, जैसे कि मेन्यू कार्ड में बहुत सारे डिशेस का नाम होता है और उनमें से आप अपनी पसंद के सब्जेक्ट चुन लेते हैं और उन्हीं सब्जेक्ट के आधार पे आपको जो है वो क्रेडिट दिए जाते हैं। इस सिस्टम में मूल्यांकन जो है वो क्रेडिट के आधार पे होता है। फिर मूल्यांकन चाहे वो ईच टॉपिक हो या फिर यूनिट वाइज हो, कैसे भी हो, लेकिन इसमें आपको इवैल्यूएशन के बाद क्रेडिट दिए जाते हैं। और इसमें जो क्रेडिट दिए जाते हैं वो थ्योरी में 1 घंटे की परीक्षा के लिए 1 क्रेडिट, और जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें 1 घंटे की परीक्षा के लिए 2 क्रेडिट दिए जाते हैं। और अगर आप न्यूनतम क्रेडिट एकत्रित कर लेते हैं तो आप जो है एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं CBCS। और फ्रेंड्स, वेरी शॉर्ट में 1 नंबर में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो ये आपने याद कर लेनी है। CBCS का फुल फॉर्म होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, अर्थात विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। चॉइस बेस्ड सिस्टम प्रणाली जो है ये मूल्यांकन और शिक्षण अधिगम की एक नवीन प्रणाली है। यह पारंपरिक मूल्यांकन प्रणाली से अलग एक प्रणाली है जो कि 10 बिंदु ग्रेड प्रणाली पर आधारित है। नॉर्मल हमारी ग्रेडिंग प्रणाली कैसी होती है, वो या तो 5 या 7 या फिर 9 बिंदुओं पर आधारित होती है, जबकि आपकी CBCS जो है ये 10 बिंदुओं पर आधारित प्रणाली है। और इसके एक एकेडमिक वर्ष में 2 सेमेस्टर होते हैं, इसलिए इसे सेमेस्टर आधारित प्रणाली भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जो सेमेस्टर होते हैं उनको इवन सेमेस्टर और ओड सेमेस्टर कहा जाता है। जो आपका पहला सेमेस्टर होता है उसको ओड सेमेस्टर कहते हैं। तो ये आप लोग अभी देख भी रहे होंगे, जो लोग नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अभी BA या फिर आपके ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं वो कर रहे हैं, उनको इसके बारे में पता भी चल रहा होगा। इसके बाद किसी विषय या इकाई से संबंधित कार्यभार के मूल्यांकन के लिए जो मूल्य निर्धारित किया जाता है, यानी कि मान लीजिए आपने किसी यूनिट का टेस्ट लिया और उस यूनिट में इवैल्यूएशन करने के बाद जो आप देंगे बच्चों को मार्क्स, वो आपके क्रेडिट कहलाएंगे। तो यहाँ पे जो किसी विषय या इकाई से संबंधित कार्यभार का मूल्यांकन किया जाता है और उसके लिए जो मूल्य निर्धारित किया जाता है उसको क्रेडिट या वैल्यू कहते हैं। इसमें थ्योरी के लिए 1 घंटे के मूल्यांकन हेतु 1 क्रेडिट और प्रायोगिक परीक्षा हेतु 1 घंटे में मूल्यांकन में 2 क्रेडिट छात्र को प्रदान किए जाते हैं। देखिए, ये मैंने आपको अभी बताया कि इसके एक एकेडमिक वर्ष में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक ऑड सेमेस्टर और एक इवन सेमेस्टर। ऑड सेमेस्टर आपका जुलाई से दिसंबर चलता है और जो इवन सेमेस्टर है ये जनवरी से जून तक चलता है। एक चीज़ और फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पे नोट नहीं की है, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये आंसर बड़ा हो जाता, 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है, लेकिन अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
इसमें जो आपका करिकुलम होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो जो आपका करिकुलम है उसको 3 पार्ट में, इसमें सबसे पहला आता है आपका कोर करिकुलम, और दूसरा इलेक्टिव, और तीसरा जो है वो होता है आपका फाउंडेशन कोर्स। ये आगे मैंने लिखा है तो आप लोग देख लेंगे इसको। अब हम देख लेते हैं कि ये जो 10 बिंदुओं पर आधारित आपकी क्रेडिट सिस्टम है ये कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि लिखे तो आपने 8 ही हैं, लेकिन ये 10 पे कैसे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे 9 ही लिखे हैं, लेकिन 10, इसमें मार्क्स 10 होते हैं, जो आपके क्रेडिट होते हैं वो 10 होते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें सबसे पहला जो क्रेडिट होता है वो होता है 10 क्रेडिट्स का। अगर आप 10 क्रेडिट ले लेते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस जो है, आपका जो ग्रेड मिलेगा वो ओ मिलेगा, जिसको कि आउटस्टैंडिंग कहते हैं। इसके बाद अगर आपने किसी भी सेमेस्टर में 9 क्रेडिट लिए हैं तो वहाँ पे आपको ग्रेड मिलेगा A+, जिसको कि एक्सीलेंट यानी उत्कृष्ट कहते हैं। अगर आपका ग्रेड A आता है तो उसके लिए आपको 8 क्रेडिट लेने पड़ेंगे और इसको वेरी गुड कहा जाता है। अगर आप B+ ले लेते हैं तो B+ में आपको 7 क्रेडिट लेने पड़ेंगे, जिसको वेरी गुड कहते हैं। अगर B आता है तो 6 क्रेडिट आपको लेने होंगे, जिसको गुड कहा जाता है। अगर आपके 5 क्रेडिट आते हैं तो इसको कहा जाता है आपका एवरेज। यहाँ पे आप लोग देखते चलेंगे, 7 वाला गुड, 8 वाला वेरी गुड, 6 वाला अबव एवरेज, 5 वाला एवरेज, और जो अगर आप किसी सेमेस्टर में 4 क्रेडिट ले आते हैं तो यहाँ पे माना जाता है आपको पास, और इसके लिए ग्रेड मिलता है आपको P। फ्रेंड्स, किसी भी सेमेस्टर में आपको P ग्रेड लाना अनिवार्य होता है, तभी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुँच सकते हैं। अगर आपको F ग्रेड मिलता है तो इसका मतलब आपने जो है वो 0 क्रेडिट लिए हैं और आप फेल हैं। अगर ए बी ग्रेड आपको मिलता है तो यहाँ भी आपके क्रेडिट की संख्या 0 है, क्योंकि आप जो है वो प्रेजेंट ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह से ये 9 बिंदुओं पर आधारित और 10 क्रेडिट बिंदुओं पर आधारित प्रणाली है। इसको आप अच्छे से देख लेंगे, यहाँ पे जो क्रेडिट है उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। तो ये 10 क्रेडिट पर आधारित प्रणाली है। इसके बाद इसमें पाठ्यक्रम के 3 भाग होते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक कोर, दूसरा इलेक्टिव और तीसरा एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स यानी कि फाउंडेशन कोर्स। तो ये 3 कैसे होते हैं। कोर जो आपका पाठ्यक्रम होता है वो सभी के लिए होता है, और जो इलेक्टिव होता है ये आपको चूज करना होता है, एंड एबिलिटी इन्हेंसमेंट मतलब इसमें आपको कोई स्किल सिखाई जाती है या फिर कोई ट्यूटोरियल दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के क्या लाभ हैं। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आपकी पारंपरिक मूल्यांकन प्रणाली से बेहतर प्रणाली है। इसमें यदि किसी छात्र से जो आपका पाठ्यक्रम है वो एक सेमेस्टर में पूरा नहीं हो पाता तो वो जो न्यूनतम क्रेडिट है उनको पा करके सेकंड सेमेस्टर में पहुंच सकता है, और फिर सेकंड सेमेस्टर में जाके वो उसको कंप्लीट कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी पाठ्यक्रम को पूर्ण न कर पाने की स्थिति में जो छात्र होता है वो न्यूनतम क्रेडिट अर्जित कर लेता है, तो छात्र को जो प्रमाण पत्र या डिप्लोमा दिया जाता है वो भी उसका वैलिड रहता है। तो यहाँ पे जो है आप इसको नई एजुकेशन पॉलिसी से रिलेट कर सकते हैं। जैसे वहाँ भी कहा गया है कि अगर आप 1 साल करते हैं तो उसका डिप्लोमा दिया जाएगा, 2 साल करते हैं तो उसका अलग डिप्लोमा दिया जाएगा, और फिर उस डिप्लोमा के तहत आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है कि इसमें छात्र एक संस्थान से प्राप्त क्रेडिट का प्रयोग दूसरे विद्यालय में कर सकता है। यानी कि आपने एक सेमेस्टर कहीं और से कर लिया और सेकंड सेमेस्टर आप कहीं और से करना चाहते हैं तो ये भी इसमें पॉसिबल है। इसके बाद इसमें छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न विषयों अथवा प्रश्न पत्रों का चयन करने की अनुमति होती है। इसके अलावा चूंकि इसमें क्रेडिट आपको गेन करने होते हैं तो आप अपनी गति से सीखकर भी जो है वो क्रेडिट गेन कर सकते हैं। इसके साथ ही CBCS में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ हानियां भी हैं। तो CBCS में जो है वो ज़्यादातर टाइम आपका एग्ज़ाम्स में निकल जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स 1 साल में 2 बार होते हैं, और जो छात्र फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के क्रेडिट कंप्लीट नहीं कर पाते वो सेकंड सेमेस्टर में उनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका महाविद्यालय होता है उस पर परीक्षा का भार बढ़ जाता है और उनके संचालन में समस्या होती है।
ऐसे छात्र जो अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, जो आलसी होते हैं, वो फर्स्ट सेमेस्टर में सोचते हैं कि हम इसको सेकंड में कंप्लीट कर लेंगे क्रेडिट्स जो रहते हैं, और फिर सेकंड सेमेस्टर में सोचते हैं कि हम थर्ड में उन क्रेडिट्स को कंप्लीट कर लेंगे जो हमारे सेकंड में रह गए थे। और इसी तरह उनके पास जो कार्यभार है वो बढ़ता चला जाता है, और फिर वर्क ओवरलोड हो जाने के कारण बहुत सारे छात्र जो हैं वो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो टीचर्स होता है उनको भी जो है बच्चों के साथ पक्षपात करने का, बच्चों को डिस्क्रिमिनेट करने के अवसर मिल जाते हैं। तो ये आपकी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम थी जो कि 2 मार्क्स में पूछी जाती है। फ्रेंड्स देखिए, आपका जो CBCS है और जो आपका ग्रेडिंग प्रणाली है ये अल्टरनेट वे में पूछे जाते हैं। अगर एक साल आपका CBCS पूछ लिया तो नेक्स्ट ईयर आपको ग्रेड प्रणाली पूछेगा, और अगर ग्रेड प्रणाली पूछ लिया तो CBCS पूछेगा, और इस बार CBCS के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ हम इसी वीडियो में ग्रेड प्रणाली देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ग्रेड प्रणाली भी एक इवैल्यूएशन का ही तरीका है। इसमें छात्रों का इवैल्यूएशन किया जाता है, और ये हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा यानी कि हाई स्कूल में लागू है वर्तमान में। और जो ग्रेड प्रणाली होता है इसमें जो है पहले क्वेश्चंस पर ग्रेड दिया जाता है, फिर एक सब्जेक्ट का एवरेज ग्रेड निकाला जाता है, फिर इसी तरह सभी सब्जेक्ट्स के ग्रेड से एक ओवरऑल ग्रेड निकाला जाता है जिसको कहा जाता है आपका CGPA। और पेपर में ये भी मल्टीपल टाइम पूछा गया है, क्योंकि कभी कभी ग्रेड प्रणाली ना पूछ के CGPA पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, और ये याद रखना है कि CGPA आपके ग्रेड प्रणाली का ही भाग है, यानी कि इसी का जो भाग है ग्रेड प्रणाली। पहले बता देना है कि ग्रेड प्रणाली क्या है, फिर इसके बाद आपको CGPA को जरूर डिफाइन करना है। तो CGPA का फुल फॉर्म क्या हुआ आपका? क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, संचयी ग्रेड बिंदु औसत। अब हम देख लेते हैं कि ग्रेड प्रणाली होती क्या है। तो प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर श्रेणी विभाजन की प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए हमारे देश में सर्वप्रथम मुदालियर आयोग, इसके बाद कोठारी आयोग, फिर NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने भी ग्रेड प्रणाली का सुझाव दिया। देखिए हमारे उसमें पहले क्या होता था कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन इस तरह दिए जाते थे बच्चों को, और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता था, क्योंकि जिस बच्चे ने 59.6% गेन की है उसको भी सेकंड डिवीजन में ही रखा जाता था, और जिसने 49 की है उसको भी सेकंड डिवीजन में ही रखा जाता था। तो इससे बच्चा बड़ा रिग्रेट फील करता था कि भाई मेरे को भी अगर 4 या 5 नंबर मिल जाते तो मेरा फर्स्ट डिवीजन हो जाता। तो इसी सिस्टम को बंद करने के लिए ग्रेड प्रणाली को लाया गया और इसके सुझाव दिए गए। तो अगर पूछे कि सबसे पहले इसके बारे में सुझाव किसने दिया, तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था, जिसको कि आप मुदालियर आयोग भी कहते हैं। इसके बाद जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, इसमें भी ग्रेड प्रणाली पर बल दिया गया। अब ग्रेड प्रणाली होती क्या है? तो ग्रेड प्रणाली में परीक्षार्थियों को विषय विशेष में अंकों के आधार पर 5, 7 या 9 श्रेणियों में बांट लिया जाता है। जो प्रश्न होते हैं उनको, और फिर उनको OABCD, OABCDEF या फिर IJ तक जो है इस तरह के ग्रेड दिए जाते हैं। इनमें से जो 7 ग्रेड सिस्टम है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है, और हम अब उसी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनके मतलब क्या होते हैं। अगर आपने 6 ग्रेड हासिल किए हैं, देखिए अगर आपका ग्रेड नंबर आया है 0 तो मतलब आप वेरी पुअर हैं और आपको ग्रेड मिलेगा F। अगर 1 आया है तो E मिलेगा, 2 आए हैं तो D, 3 आए हैं तो C, 4 आए हैं तो आपके B, 5 आए हैं तो A और 6 आए हैं तो O, यानी कि आउटस्टैंडिंग, यानी कि आप जो हैं वो एक इंटेलिजेंट छात्र हैं। इसके बाद ग्रेड प्रणाली में मूल्यांकन सीधे ग्रेडों में भी किया जाता है और प्राप्तांक के आधार पर भी ग्रेड दिए जाते हैं, यानी कि आप किसी भी प्रश्न पे पहले ग्रेड देंगे। देखिए मान लीजिए आपके प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न हैं तो आपको सभी प्रश्नों पे पहले ग्रेड दे देना है। अगर बच्चे ने अच्छा लिखा है तो आप O दे देंगे, फिर A दे देंगे, फिर B दे देंगे। और अब आपने उस प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे हैं 10, तो यहाँ पे आप इन्हीं सभी प्रश्नों का जो ग्रेड है उसको लिख लेंगे। फिर आप इन ग्रेड्स के नंबर लिख लेंगे, यानी कि अगर आपने O ग्रेड दिया है तो 6 लिख लेंगे, B ग्रेड दिया है तो 4 लिख लेंगे।
फिर इनको जोड़ के 10 से भाग करके जो ओवरऑल आता है उसी को आप औसत ग्रेड बिंदु कहते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ग्रेड प्रणाली में मूल्यांकन सीधे ग्रेडों में भी किया जाता है और प्राप्तांक के आधार पर भी ग्रेड दिए जाते हैं। सीधे ग्रेड देने में परीक्षक सर्वप्रथम किसी विषय के प्रश्न पत्र के प्रत्येक प्रश्न पर जो उत्तर होता है उसके अलग अलग ग्रेड प्रदान करता है। उसके बाद सभी प्रश्नों पर दिए गए ग्रेडों का औसत ग्रेड ज्ञात करते हैं और फिर औसत ग्रेड ज्ञात करने के बाद जो है सर्वप्रथम ग्रेडों को अंक ग्रेडों में बदला जाता है। उसके बाद उनका औसत ग्रेड निकाल लिया जाता है। इस औसत संख्या को ग्रेड बिंदु औसत कहते हैं और इसी को आप जो है ग्रेड पॉइंट एवरेज भी कहते हैं। अब आप ग्रेड पॉइंट एवरेज कैसे निकालेंगे? मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपने एक प्रश्न पत्र बनाया जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं और उसमें एक बच्चे ने ये ग्रेड लिए हैं सभी प्रश्नों पे। पहले प्रश्न पे उसका ए ग्रेड आया, दूसरे पे भी ए आया, तीसरे पे बी, चौथे पे ए, पाँचवें पे बी, छठे पे बी, सातवें पे सी। इस तरह उसने ग्रेड लाए। अब आपने निकालना है औसत ग्रेड बिंदु। तो आप इन ग्रेड से तो नहीं निकालेंगे, इन ग्रेड के स्थान पे आप इनके अंक रख देंगे और इन अंकों को जब आप भाग देंगे तो औसत जो आएगा उसका जो ग्रेड बिंदु होता है, अगर ये 0.5 जैसे कि ये 4.5 आता तो ये फिर आपका बी ग्रेड ही रहता। लेकिन अगर ये 4.6 या 7 हो जाता यानी कि आधे से ज़्यादा हो जाता तो ये नेक्स्ट ग्रेड में पहुंच जाता, ए ग्रेड में पहुंच जाता। अब हम देख लेते हैं कि क्यूमुलेटिव जो ग्रेड बिंदु होता है वो क्या होता है। संचयी ग्रेड बिंदु औसत। इस प्रणाली में परीक्षार्थियों को उनके विभिन्न विषयों में प्राप्त ग्रेडों का औसत ग्रेड बिंदु प्रदान किया जाता है, इसलिए इसे संचयी ग्रेड बिंदु औसत कहते हैं। यानी कि ये आपका एक ओवरऑल रिजल्ट होता है जिसमें कि सभी सब्जेक्ट का ग्रेड बिंदु निकाला जाता है। जैसे कि आपके 10th क्लास में 5 सब्जेक्ट हैं आपके, तो यहाँ पे आपने पांचों सब्जेक्ट के ग्रेड निकाल लिए हैं और जो ग्रेड आए हैं उनकी रिमार्किंग करने के बाद आपने एक औसत निकाला और इसी औसत से जो ग्रेड निकल के आया वही आपका फाइनल ग्रेड होगा। तो इस तरह से ग्रेडिंग प्रणाली होती है। अब आप इसके गुण और दोष स्वयं से लिख सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसे गुण दोष इसके नहीं पूछे गए हैं, सिर्फ इस पे टिप्पणी करने को देता है जिसमें कि आपको 1 से 2 पेज भरने होते हैं और इतने में ही आपके 102 पेज कंप्लीट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जो है वो CBCS को देखा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो कि आपका हायर क्लासेस में यूज होता है। ये ध्यान रखना है, जो आपकी ग्रेड प्रणाली है, जो आपका CGP है, ये आपका जो है वो 12th तक ही यूज होता है और जो आपका CBCS है ये आपका हायर क्लासेस में यूज होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरा ये काम पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आपको इसका PDF लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।